तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका। जैसे पीछे हमने जो वीडियो बनाया इसमें हमने सरकार के दो महत्वपूर्ण अंगों के बारे में पढ़ा, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका इसको सरकार का तीसरा अंग कहा जाता है। अब हम देखें विभाग का जो संविधान है उसके तहत हमने देखा कि सरकार के तीन अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के अपने अपने कार्य क्षेत्रों संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए। जैसे व्यवस्थापिका वो विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा जो विधि निर्माण किया गया उसको उसके द्वारा लागू किया जाता है। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सही ढंग से बनाए रखने के लिए या विधि जो बनाई गई कार्यपालिका को द्वारा इस विधि को लागू किया गया उसकी पालना होनी चाहिए। नागरिकों के मूल अधिकार है वो सुरक्षित रहने चाहिए। देश की शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार चलनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि कार्यपालिका या व्यवस्थापिका है वो अपनी मनमर्जी ना कर सके, उसके लिए सरकार के तीसरे अंग के रूप में किसे स्थापित किया गया? न्यायपालिका को स्थापित किया गया। अब हम देखें कि भारत की जो न्यायपालिका है जिसकी सर्वोच्च जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय कहते हैं या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो उच्चतम जो न्यायालय है वो क्या है? कि न्यायपालिका की सर्वोच्च इकाई है जो नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया। इसके बाद हम देखें प्रत्येक राज्य के अंदर इसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं, जिला स्तर के न्यायालय होते हैं। अब सर्वोच्च जो न्यायालय है जो भारत में न्याय की सर्वोच्च संस्था है, तो इसका गठन कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम बात करें न्यायाधीशों की संख्या। तो हम देखें कि हमारा जो मूल संविधान था, मूल जो संविधान था तो उसके अंदर हम देखें कि न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 8 थी। लेकिन भारतीय जो संविधान है वो न्यायपालिका या उच्चतम जो न्यायालय इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनके वेतन भत्ते, इनका कार्यकाल, ये सब प्रावधान, यही अधिकार किसको देता है? संसद को देता है, संसद को दिए गए। अब हम देखें कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश थे, जबकि 2008 में हमारे संविधान में संसद द्वारा संशोधन करके मूल न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई? 30 + 1। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो हमारे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 30। 2008 के अंदर संविधान में संशोधन करके संसद के द्वारा इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। दूसरी बात है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब हम देखें कि संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति किस आधार पर करता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान की हम बात करें जिसको हम कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं, मतलब 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श या उनसे सलाह लेकर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। योग्यताएं, भारत का जो न्यायाधीश है तो न्यायाधीश बनने के लिए उसमें क्या योग्यताएं होनी? तो सबसे पहले जो शर्त होती है वो क्या होती है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार उसने कम से कम 5 वर्ष क्या किया हो? न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के अंदर, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अंदर 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में उसने लगातार 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या फिर लगातार 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता के रूप में किसी न्यायालय के अंदर वकालत का कार्य कर चुका हो, और राष्ट्रपति की दृष्टि में वो उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता या जानकार होना चाहिए। तो विभाग का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 2 राज्यों के उच्च न्यायालय में उसने 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर कार्य किया हो, या फिर कम से कम 10 वर्ष का उसके वकालत का अनुभव होना चाहिए, और राष्ट्रपति की दृष्टि में वो उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता या जानकार होना चाहिए। चौथी जो बात है वो क्या है? न्यायाधीश है उनका कार्यकाल और उनको हटाने की प्रक्रिया। अब हम देखें कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो संविधान के अनुसार उनका जो कार्यकाल है वो क्या है?
आयु निर्धारित की गई, मतलब 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकता है। तो 65 वर्ष की आयु है वो क्या है, उसका कार्यकाल है। 65 वर्ष की आयु से पहले या तो वो अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, या फिर उसके ऊपर महाभियोग लगाकर संसद उसे इससे पहले भी हटा सकती है। अगर संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित जो सदस्य होते हैं वो अगर 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देते हैं, भाई उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसने अपने संवैधानिक जो शक्तियां थी उनका दुरुपयोग किया या उसका जो आचरण था वो गलत था, अगर ऐसा संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति पर क्या लग जाता है, महाभियोग लग जाता है, उसे समय से पहले अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो कार्यकाल तथा महाभियोग की प्रक्रिया, कार्यकाल संविधान के अनुसार 65 वर्ष से आयु निर्धारित की, इससे पहले महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते व अन्य सुविधा, तो जैसे पीछे हमने पढ़ा न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते हैं या जो सुविधाएं हैं तो वो समय समय पर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, भारतीय जो संविधान है ये अधिकार किसको देता है, संसद को देता है। तो संसद के द्वारा इनके वेतन भत्ते या इनको दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं वो निर्धारित की जाती है। उन्मुक्तियां, उन्मुक्ति का अर्थ क्या है, अब हम देखें कि उच्चतम जो न्यायपालिका इसको सरकार से अलग रखा गया, इसलिए हम देखें कि न्यायाधीशों के जो निर्णय होते हैं या सार्वजनिक तौर पर हम देखें वे इनकी आलोचना नहीं की जा सकती है। तो न्यायाधीशों को आलोचना से मुक्त रखा गया है, इनके निर्णय की सार्वजनिक तौर पर हमें आलोचना नहीं कर सकते, ऐसी कोई टिप्पणी हमें नहीं कर सकते। न्यायालय का मुख्य स्थान, अब हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार हमारा उच्चतम जो न्यायालय है वो कहाँ निर्धारित किया गया है, नई दिल्ली के अंदर निर्धारित क्या है, मतलब भारत का सर्वोच्च जो न्यायालय, जो न्याय की सबसे बड़ी संस्था है, तो संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत इसका जो स्थान है वो नई दिल्ली के अंदर है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, अब हम देखें कि संविधान के अंदर या प्रावधान के अंदर जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से रह चुके हैं, न्यायाधीश पद से त्याग पत्र देने के बाद या उससे अलग होने के बाद हम देखें कि इनके ऊपर प्रतिबंध होता है कि ये अपने आजीवन किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं कर सकते। तो ये क्या था, उच्चतम न्यायालय का गठन। भाई उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे होता है, न्यायाधीशों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, इनके लिए क्या मापदंड या योग्यताएं होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनको समय से पहले कैसे हटाया जा सकता है, इनको मिलने वाले वेतन भत्ते व सुविधाएं क्या होती हैं, उन्मुक्ति, न्यायालय का मुख्य स्थान, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। अब दूसरी बात आती है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, संविधान के द्वारा इसे कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है तो इसको हम अलग अलग भागों में बांटे सकते हैं, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, परामर्श संबंधी अधिकार, अभिलेख न्यायालय के रूप में मौलिक अधिकारों का रक्षक, संविधान का संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। अब प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक में क्षेत्राधिकार और समवर्ती क्षेत्राधिकार। एक में का अर्थ क्या है, प्रारंभिक, मतलब प्रारंभिक का अर्थ होता है कि ऐसे विवाद जिनको हम सीधे ही उच्चतम न्यायालय में ले जा सकते हैं, मतलब किसी अधीनस्थ न्यायालय में ले जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, वो क्या है, एक में क्षेत्राधिकार है। समवर्ती कौन सकते हैं, जिनको हम उच्च न्यायालय और उच्चतम, मतलब दोनों प्रकार के न्यायालय में, राज्य के उच्च न्यायालय में भी उनको हम रख सकते हैं या उच्चतम न्यायालय में भी उनको हमें रख सकते हैं। जैसे हम देखें केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद होते हैं, या फिर दो राज्यों के आपसी विवाद होते हैं, या फिर नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो सब किसके तहत आते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। दूसरा जो प्रकार है जिसको हम अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं।
अब हम देखें कि सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय वो क्या है, भारत में न्याय की सर्वोच्च संस्था। अब इसके अधीन जितने भी न्यायालय हैं, जैसे राज्यों के उच्च न्यायालय, उन सब की जो अपील है उसकी सुनवाई कहां होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है, क्योंकि इसका जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। तो ऐसे विवाद जो किसी राज्य के उच्च न्यायालयों के अंदर होते हैं और उनसे हम संतुष्ट नहीं होते तो उसकी अपील हम कहां कर सकते हैं, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत हम देखें कि 4 प्रकार की जो अपीलें हैं वो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, जैसे संवैधानिक है, दीवानी है, फौजदारी है, वह विशिष्ट है। अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक जो अपीलें हैं वो हमें उच्चतम न्यायालय में रख सकते हैं। अनुच्छेद 133 के तहत दीवानी जो मुकदमे होते हैं वो हम उच्चतम न्यायालय में रख सकते हैं। जैसे हम देखें, पहले दीवानी जो मुकदमे थे राशि से संबंधित, मूल संविधान में हम देखें कि वो राशि कितनी निर्धारित की गई थी, 20,000 रुपए निर्धारित की गई थी। 20,000 तक की राशि के जो विवाद है उनकी जो अपील है, ऊपर की जो राशि है उसकी जो अपील है वो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन हम देखें 1973 के अंदर हमारे संविधान में 30वां संशोधन किया गया, जिसके तहत निर्धारित जो राशि की जो सीमा थी वो सीमा क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। मतलब आज किसी भी प्रकार का कोई भी दीवानी जो मुकदमा है उसकी जो अपील है वो हमें उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। राशि का जो प्रतिबंध था वो 1973 के 30वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार से हम देखें अनुच्छेद 134 में फौजदारी जो मुकदमे होते हैं, मारपीट लड़ाई झगड़े से संबंधित जो मुकदमे होते हैं उनके तहत अगर न्यायालय जो न्यायालय होते हैं उनमें अगर निर्णय आता है जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है तो वो इस प्रकार के जो मुकदमे उनकी अपील है वो कहां कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। इसके अलावा विशिष्ट जो अपीलें होती हैं अनुच्छेद 135 के तहत वो भी उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अब हम देखें कि इनके अलावा ऐसे कुछ विषय हो जाते हैं अनुच्छेद 136 के अंदर क्या प्रावधान किया गया है, ऐसा कोई विशेष मुद्दा आ जाता है उसके लिए अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार किसको है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अगर ऐसा माने या ऐसा समझे भाई ये जो विषय है ये उच्चतम न्यायालय में रखने के योग्य है तो उसकी आज्ञा देने का अधिकार भी किसको दिया गया, उच्चतम न्यायालय को दिया गया। परामर्श संबंधी अब हम देखें अनुच्छेद 143 में बात के उच्चतम न्यायालय को क्या अधिकार दिया है, राष्ट्रपति है वो किसी भी प्रकार की परामर्श है वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय दे सकता है। तो सलाह देना उच्चतम न्यायालय का कार्य। अब उस सलाह को राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है उसको माने या नहीं माने वो उच्चतम न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में क्या प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय वो एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का अर्थ क्या होता है, उसके द्वारा जो भी निर्णय दिया गया वो अधीनस्थ न्यायालयों में क्या हुआ, एक प्रकार का प्रमाण होगा, एक प्रकार का साक्ष्य होगा। मतलब अधीनस्थ न्यायालय में उसको एक प्रमाण के तौर पर, एक साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जाएगा, उसकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता। दूसरी जो बात है, अगर कोई भी व्यक्ति न्यायिक अवमानना, उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया अगर उसकी वो अवमानना करता है, उसको वो स्वीकार नहीं करता है, तो इसके तहत उस व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है, वो भी उच्चतम न्यायालय को होता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक। अब हम देखें कि संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए, जैसे प्रारंभ में हम देखें 7 मूल अधिकार हमें दिए गए। आज वर्तमान की हम बात करें तो 6 मौलिक अधिकार हमारे पास। तो कार्यपालिका है वो अपनी मनमर्जी ना कर सके, नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन ना कर सके। तो हमारे जो मूल अधिकार है अगर वो सुरक्षित है तो किसके कारण है, संविधान के ना सर्वोच्च न्यायालय के कारण, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को जैसे परमादेश है, प्रतिशत है, मतलब इस प्रकार के अनेक जो लेख हैं वो जारी करने का अधिकार है। या कोई भी सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास करती है तो हमें उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, वो हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखता है। संविधान का संरक्षण। अब हम देखें भारत में शासन की सर्वोच्चता किसकी स्वीकार की गई,
संविधान की स्वीकार की गई, क्योंकि संविधान है वो सर्वोच्च है। सरकार का हर अंग, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, किसके अनुसार काम करता है? संविधान के अनुसार काम है कर सकता है। अब हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो निर्णय होते हैं वो बहुमत के आधार पर हो सकते हैं। व्यवस्थापिका या कार्यपालिका अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर सकती है या ऐसी किसी विधि का निर्माण कर सकती हैं जो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं होती, या संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास अगर सरकार के द्वारा किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय है वो क्या कर सकता है? ऐसी विधि जो हमारे संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है या जिससे हमारे संवैधानिक जो व्यवस्था है अगर उसको नुकसान होता है, उसको हानि होती है, तो उसके लिए वो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकता है, ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। तो हमारा कहने का अर्थ है कि संविधान अगर सुरक्षित है तो किसके कारण? न्यायपालिका के कारण। इसी प्रकार से देखिए न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? इस व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए गए उनकी समीक्षा करने या उनकी तो संविधान का संरक्षण व न्यायिक पुनर्विलोकन। तो अनुच्छेद 131-32 के अंदर हम देखें क्या प्रावधान किया गया? हमारी जो न्यायपालिका वो संविधान का संरक्षण करती है। अब वो संविधान का संरक्षण कैसे करती है? जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है? कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के द्वारा कोई भी विधि या कानून बनाया गया तो उसकी समीक्षा, उसकी जांच करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को है। इसके तहत वो क्या करती है? इनके ऊपर नियंत्रण रखती है। मतलब संविधान के विपरीत जाकर अगर किसी विधि का निर्माण किया जाता है जिससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान होता है या नागरिकों के मूल अधिकार है उनको नुकसान होता है, तो ऐसे कानूनों को वो क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। तो ये थी हमारी सरकार का तीसरा अंग जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे होता है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो इस तरह हमारा ये पूरा जो टॉपिक था संघ सरकार ये पूरा हो जाता है। अब हम देखें कि इस अध्याय के अंदर एक क्वेश्चन आता है जो बड़ा क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे संसद किसे कहते हैं, संसद के कार्य व शक्तियां बताइए, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कीजिए, या फिर उच्चतम न्यायालय के गठन की प्रक्रिया बताते हैं इसके क्षेत्राधिकार का उल्लेख कीजिए।